एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन सिंधु एंड द सेकंड टॉपिक इज वन नेशन वन टाइम। वन नेशन वन टाइम क्या है, ऑपरेशन सिंधु क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन सिंधु प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगले साल का, GS2 इस साल IR के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन टाइम ज्योग्राफी के लिए, मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होगा और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु इज अ गवर्नमेंट लेड इवैक्यूएशन मिशन। गवर्नमेंट लेड इवैक्यूएशन मिशन है टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स ट्रैप्ड इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स ऑफ ईरान। ईरान के जो लोग हैं, ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स ट्रैप्ड एरिया में जो इंडियन लोग फंसे हुए थे, उनको इंडिया वापस लाने के लिए हमने चलाया है ऑपरेशन सिंधु। ईरान का कौन कौन से एरिया है? ईरान का इस्फान, नटांज, तेहरान, है ना, तबरीज, बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पे इसराइल अटैक कर रहा है, वहां से लोगों को लाने के लिए, इंडियन लोगों को लाने के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंधु चलाया है। और इसराइल और ईरान का वॉर शुरू हो गया है, आप जानते ही हो, आपको मैंने बताया ही। तो इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान ने क्या लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ईरान का आप लोकेशन देख सकते हो, ये रहा ईरान और ये रहा इसराइल। इसराइल देखने में साइज में आपको बहुत छोटा कंट्री लगेगा, ईरान साइज वाइज ऑब्वियसली इसराइल से तो काफ़ी बड़ा कंट्री है, बट टेक्नोलॉजी वाइज इसराइल इज़ अ बिग नेशन, ठीक है। और ईरान जो है एरिया वाइज आपको काफ़ी पावरफुल, और यहाँ पे जो भी रीजन्स है, रीजन्स में ईरान का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, यहाँ पे जो भी बहुत, चाहे गाजा हो, सब जगह ईरान के एक तरह से प्रॉक्सीज रहते हैं, आप बोल सकते हो, है ना। ईरान के सपोर्टर्स रहते हैं जो ईरान के सपोर्ट करते हैं, और फिर वो इसराइल से वॉर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हेजबुल्ला, फॉर एग्जांपल हमास, फॉर एग्जांपल हाउथी, ये सारे जो हैं एक तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं और ईरान के एक तरह से प्रॉक्सी ग्रुप्स माने जाते हैं। रीजन फॉर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, रीजन क्या था? बहुत पहले अगर जाए हम 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, है ना। ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, ईरान एक थियोक्रेसी बन गया। थियोक्रेसी मतलब एक रिलीजन बेस्ड कंट्री बन गया, रिलीजन से चलने वाला कंट्री बन गया। उसके पहले एक मोनार्की किंगडम टाइप था, बहुत ज्यादा वेस्टर्न हो रहा था, वेस्टर्नाइज हो रहा था। यूएस के बहुत अच्छा दोस्त था, यूएस का अच्छा दोस्त है तो इसराइल का रहेगा ही, बट अचानक से वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है और वो इस्लामिस्ट कंट्री बन जाता है, और उसके बाद से इसराइल से उसका वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, ईरान इज अ शिया मुस्लिम कंट्री वाइल इसराइल इज अ ज्यूइश स्टेट। तो दोनों का टेंशन और मिसट्रस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। तीसरा, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा है और ईरान जो है अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, यूरेनियम को बहुत ज्यादा इनरिच करते जा रहा है। ईरान इज इनरिचिंग द यूरेनियम। ईरान इज ट्राइंग टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन एंड वर्क्स टू स्टॉप इट। ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अपोज कौन कर रहा है? इसराइल कर रहा है। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, हेजबुल्ला, है ना, शिया मिलिशिया इन इराक, ये सब एक तरह से प्रॉक्सी की तरह लड़ते रहते हैं इसराइल से। तो इसराइल ने सोचा इस पर डायरेक्ट ईरान से ही लड़ा जाए। इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, हमने एक दो दिन पहले कवर किया था। इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। इंडिया इंपोर्ट्स 2 मिलियन बैरल्स पर डे वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कॉन्फ्लिक्ट्स में कॉज ऑयल सप्लाई शॉक। कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल सप्लाई शॉक आएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा एंड रेज इंश्योरेंस प्रीमियम और ज्यादा रेज होंगे। शिपिंग टाइम जो लगेगा पेट्रोल को आने का, डीजल को आने का, क्रूड ऑयल को आने का, वो बढ़ जाएगा। ग्लोबल क्रूड स्पाइक्ड 8% ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। ग्लोबल क्रूड 8% बढ़ गया अचानक से, है ना। इंपोर्टिंग, इंडिया 80% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑयल बिल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा। अब केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका में, उसके थ्रू और ज़्यादा शिपमेंट्स आएंगे, रीरूट होंगे, टाइम जो है 15-20 दिन ज़्यादा लगेगा, कंटेनर का कॉस्ट 40-50% बढ़ेगा। इंडिया पे और क्या इम्प्लीकेशंस आएगा? इंडिया, अगर ईरान की बात करें, है ना, ऊपर चलते हैं वापस। ईरान में यहाँ पे इंडिया एक है छाबार पोर्ट, ठीक है, छाबहार पोर्ट। और इधर जब हम इंडिया की तरफ जाएंगे तो डायरेक्टली हमने छाबहार पोर्ट एक तरह से ईरान में बनवाया है, सो दैट कि ईरान से हम लोग, है ना, यहाँ पे अफगानिस्तान और ऊपर जो कंट्रीज हैं जिसको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बोलते हैं, उन तक हम पहुंच जाए, वहां पे हम ट्रेड कर पाए। तो छाबार पोर्ट को नुकसान होगा, ठीक है। छाबार पोर्ट, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, INSTC
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये सबको एक तरह से चैलेंजेस फेस होंगे। इंडियन डायस्पोरा जो 1.34 करोड़ एनआरआईज वहाँ रहते हैं पूरे रीजन में, है ना, वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ जाएंगे। इन्वेस्टर जो है वो अब क्या कर रहे हैं, गोल्ड ज़्यादा खरीदने लग रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं तो इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ेगा। तो ऑपरेशन सिंधु के बारे में और बात कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंधु एक तरह से कैसा है, इवैक्यूएशन मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है, सपोर्टेड बाय इंडियन एम्बेसीज इन ईरान एंड अर्मेनिया। ईरान ने भी सपोर्ट किया इसको, ऑब्वियसली ईरान का इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है। अर्मेनिया ने भी सपोर्ट किया। अर्मेनिया ईरान के बिल्कुल बाजू में एक छोटा सा कंट्री है। टू इंश्योर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन, स्पेशली स्टूडेंट फ्रॉम वॉर अफेक्टेड रीजन्स ऑफ ईरान, टू कोऑर्डिनेट सेफ पैसेज वाया अर्मेनिया ड्यू टू वोलेटाइल कंडीशन इनसाइड ईरान। ईरान के अंदर कैसे कंसिडर कंडीशन है, वोलेटाइल कंडीशन है। अब थोड़ा सा हम ईरान का एक बार बॉर्डर देखते हैं। देखिए ईरान, ईरान का बॉर्डर आप देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको दूसरा लेजर पॉइंटर यूज कर लेता हूँ। देखो ईरान, ईरान के, ईरान से इंडिया आना है ना, ईरान से इंडिया आना है। अब ईरान से इंडिया आने में पाकिस्तान है, क्या हम पाकिस्तान होके ला पाएंगे? नहीं, पाकिस्तान से वैसे ही हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान छोड़ दो। पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान के थ्रू ला पाएंगे? नहीं, अफगानिस्तान के थ्रू कैसे लाएंगे, क्या उपाय है हमारा? तो ये पीओके ऑक्युपाइड है ना, यहाँ से कैसे लेके आ पाएंगे? नहीं लेके आ पाएंगे। ईरान से तुर्कमेनिस्तान, ये तो ऊपर जाने वाली बात हो गई, ऊपर कहाँ जाके करेंगे क्या? ये तो कैस्पियन सी हो गया। अजेरबाईजान से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, ये टर्की है, टर्की से कैसे रिलेशन आप जान ही रहे हो। तो अर्मेनिया, अर्मेनिया के थ्रू हम ला रहे हैं, वहां से फ्लाइट करा करा के हम लोग भेज रहे हैं कि अर्मेनिया आ जाओ, अर्मेनिया से फ्लाइट करा के हम लोग सीधे इंडिया। तो ये रूट जो है ये बहुत छोटा सा नैरो बॉर्डर जो है अर्मेनिया के थ्रू, है ना। अब ईरान का ये बॉर्डर्स, है ना, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्रीलिम्स, ये अजेरबाईजान, ये अर्मेनिया, है ना, ये टर्की, ये इराक, इराक में भी प्रॉब्लम चल रहा है, इराक, ठीक है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ऐसा हो सकता है कि अगले साल आपको प्रीलिम्स में ईरान के बॉर्डर्स कंट्री जो हैं वो देखने के लिए सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिल जाए। अर्मेनिया इंपॉर्टेंस फॉर ऑपरेशन सिंधु, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, 44 किलोमीटर बॉर्डर है, सेफेस्ट है ना। ईरान पाकिस्तान, अब बाकी बॉर्डर अनस्टेबल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ना, अर्मेनिया के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन, अर्मेनिया के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। अर्मेनिया इंडिया का सपोर्ट भी करता है कश्मीर जैसे इश्यूज पे। रीजनल कनेक्टिविटी, आईएनएसटीसीसी में भी अर्मेनिया जो है एक इम्पोर्टेंट इंडिया का पार्टनर है। हमने पहले भी मेजर इवैक्यूएशंस किए हैं, वंदे भारत मिशन कोविड के टाइम पे अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे थे। देवी शक्ति, अफगानिस्तान ने में जब तालिबान टेक ओवर कर दिया तो देवी शक्ति करके हमने बुलाया, है ना। जब यूक्रेन वाला वॉर शुरू हुआ, यूक्रेन रशिया, तो ऑपरेशन गंगा करके हमने इंडियंस को बुलाया। ऑपरेशन कावेरी किया हमने सूडान के टाइम पे। ऑपरेशन अजय किया इसराइल से जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हमास का। और सिंधु किया इस बार ईरान के लिए, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इवैक्यूएशन मिशन चलाया है, इंडियंस जो है वहां से सेफली इंडिया आ पाए। सेकंड टॉपिक, लीगल मैंडेट फॉर वन नेशन वन टाइम। वन नेशन वन टाइम, तो आपको लग रहा होगा वन टाइम ही तो होता है, चाहे इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, है ना, गुजरात चले जाओ, टाइम तो एक ही है। टाइम तो हमारा अलग अलग टाइम जोन तो है ही नहीं, हम तो एक ही टाइम जोन फॉलो करते हैं। तो एक टाइम जोन फॉलो करते हैं, बट अभी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ से है? वो स्टैंडर्डाइजेशन एक तरह से जीपीएस की तरफ से है, जीपीएस की तरफ से हम अपना स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो कराते हैं। तो अब लीगल मैंडेट वन नेशन वन टाइम का क्या होगा? जीपीएस समझते हो ना, सैटेलाइट है, वैसे ही इंडिया ने सैटेलाइट्स बनाए हैं, IRNSS, है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। तो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू अब टाइम जो है वो फिक्स की जाएगी। ये लीगल मैंडेट इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो भी इंडिया में ऑल लीगल कॉमर्शियल डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यूज करेगा, ठीक है। इंडिया करेंटली रिलाइज ऑन जीपीएस सैटेलाइट। अब जीपीएस सैटेलाइट की जगह हम अपने सैटेलाइट यूज करेंगे, अपने IRNSS के सैटेलाइट यूज करेंगे। कारगिल वॉर के टाइम पे जीपीएस सैटेलाइट यूज करने में दिक्कत आई थी, यूएस ने हमारा हेल्प नहीं किया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम लोग बात बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, ये रहा लॉन्गिट्यूड, है ना, ये लॉन्गिट्यूड आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से हम अपना टाइम मेजर करते हैं। जितना दूर जाओगे इधर, इधर सुबह पहले हो जाएगी अरुणाचल, इधर जितना दूर जाओगे इधर सुबह जो होगी बहुत लेट से होगी। हम अरुणाचल की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें,
है ना। तो आप यहाँ जाओगे तो 4 बजे अंधेरा हो जाएगा शाम में, यहाँ जाओगे तो शाम को 8 बजे अंधेरा होता है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मतलब टाइम डिफरेंस तो नहीं, एक तरह से वैसा डिफरेंस आ जाता है। बट 4 बजे यहाँ भी 4 ही बजेगा, यहाँ भी 4 ही बजेगा, भले यहाँ अंधेरा हो जाए यहाँ पे उजाला रहे। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने बीच में बिल्कुल कर रखा है हमारा, 82.5 डिग्री ईस्ट पे कर रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड मतलब अर्थ को आप लंबा लंबा बांट दो, लॉन्गिट्यूड लेट ऐसे बांट दो तो उसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। इट इज द ऑफिशियल टाइम जोन ऑफ इंडिया सेट एट कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, है ना, यूटीसी +5:30 एंड बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो मिर्जापुर से होके पास करती है। अब मिर्जापुर से होके पास करती है यूपी में, क्योंकि मेजर सिटी मिर्जापुर है, बाकी यूपी से पास कर ही रही है। यूपी के नीचे देखोगे एमपी भी आ जाएगा, एमपी के नीचे देखोगे छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, उड़ीसा भी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आ जाएगा, इन सब स्टेट से होके पास करती है। इसको मेंटेन कौन करता है, सीएसआईआर, सीएसआईआर जो है ना रिसर्च के लिए, उसका एक एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी मैनेज करता है यूजिंग अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक को यूज करता है अल्ट्रा प्रिसाइज, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज, विच लूज ओनली 1 सेकंड, 1 मिलियन साल में 1 सेकंड लूज करेगा वो क्लॉक। इंडिया डज नॉट ऑब्जर्व डे लाइट सेविंग। अब डे लाइट सेविंग क्या होता है, व्हाट इज डे लाइट सेविंग, है ना। डे लाइट सेविंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जल्दी सुबह हो गई है ना, अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे धूप निकला हुआ है। तो अब होना क्या चाहिए, यहाँ ऑफिस टाइम 10 बजे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑफिस टाइम 10 बजे की जगह 8 बजे स्टार्ट हो सकता है। 8 बजे स्टार्ट हो सकता है, शाम में 3 बजे खत्म हो सकता है। ठीक है, 3 बजे खत्म हो सकता है। अगर ऑफिस टाइम यहाँ 10 बजे स्टार्ट होकर 6 बजे खत्म होगा, 7 बजे खत्म होगा, तो 4 बजे तो अंधेरा हो गया, 6-7 बजे तक तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो जहाँ अर्ली मॉर्निंग होता है नॉर्थ ईस्ट इलाकों में, ठीक है, अर्ली जो मॉर्निंग होता है वहां पे क्या करना चाहिए, ऑफिस टाइम को और अर्ली कर देना चाहिए। इसको बोलते हैं डे लाइट सेविंग टेक्निक। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज इसका यूज करते हैं, बट हम लोग नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम जोन कहाँ से पास करता है, यूके से। यूके का ही हेजमनी चला करता था, यूके से पास करता है ना, अंग्रेजों से के घर से होके पास करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। यहाँ पे टाइम को अगर हम 0 आवर बोलते हैं, तो इधर का जो ईस्ट वाला इलाका है वो टाइम से पहले चलता है ना, इसलिए -12, है ना, यहाँ पे आपको -12 आवर मिलेगा। ठीक है, और ये अलग अलग आइलैंड से गुजरे नहीं, है ना, आइलैंड को डिवाइड नहीं करे वैसे, इसलिए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। इंडिया में यहाँ से 5 आवर 30 मिनट पहले ही सुबह हो जाती है। ठीक है, यहाँ से इधर 1 आवर 2 आवर ऐसे आप जाओगे, 15 डिग्री पे 1 घंटे का चेंज आता है, 30 डिग्री पे 2 घंटे का चेंज आएगा, 45 डिग्री पे 3 घंटे, ऐसे करके तो जाओगे तो इंडिया में 5 आवर 30 मिनट का चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम इज द मीन सोलर टाइम एट द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, 0 डिग्री, है ना, located at Royal Observatory in Greenwich. It was established in 1984 during the International Meridian Conference as the world's time standard. It is based on astronomical observation, specifically the mean position of sun over time. It does not change with the season and does not observe daylight saving. Daylight saving को यहाँ पे भी ऑब्जर्व नहीं किया जाता। बाद में इसी पे बेस्ड कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी बनाया गया। यूटीसी इज प्राइमरी टाइम स्टैंडर्ड बाय विच द वर्ल्ड रेगुलेट्स क्लॉक एंड टाइम। वर्ल्ड अपना क्लॉक और टाइम इसी से रेगुलेट करता है ना। हम अपना आईएसटी क्या करते हैं, जीएमटी +5:30 या यूटीसी +5:30 करते हैं। इसमें अर्थ जो भी लीप ईयर या जो भी चेंजेज आता है यहाँ के एटॉमिक क्लॉक, उसको क्या करता है, एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। अब हम एटॉमिक क्लॉक क्या क्या मतलब होता है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स टाइम यूजिंग द वाइब्रेशन ऑफ एटम। इट स्पेसिफिकली यूज द ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स टू कीप टाइम। अब स्टेप्स क्या लिए जाएंगे टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन टाइम टाइम डिसेमिनेशन प्रोजेक्ट। इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इंश्योर एक्यूरेट, सिंक्रोनाइज्ड एंड सिक्योर टाइम कीपिंग अक्रॉस इंडिया। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिससे इंश्योर किया जाए एक्यूरेट, सिंक्रोनाइज और सिक्योर टाइम कीपिंग और ज्यादा सिक्योर किया जाए, है ना। नाविक का यूज किया जाए, नाविक, नाविगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टलेशन का यूज किया जाए, IRNSS भी वो जिसको बोलते हैं। जीपीएस का यूज हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आएगा। कोलेबोरेशन किसका होगा, CSIR का और इसरो का। 5 रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज भी यहाँ पे एस्टेब्लिश होंगी।
अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में, है ना। गुवाहाटी को भी एक लेबोरेटरी मिलेगा। एपीएससी के लिए नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस साल मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दीज लैब्स यूज एटॉमिक क्लॉक, ये लैब एटॉमिक क्लॉक यूज करेंगी। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन टाइम, वन नेशन वन टाइम यूज करने का क्या स्टेप होगा? मैंडेटरी यूज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी का यूज करें मैंडेटरली। प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन टाइम सोर्सेज अनलेस स्पेसिफिकली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ऑल गवर्नमेंट बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पावर ग्रिड्स एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स मस्ट सिंक्रोनाइज देयर सिस्टम विथ आईएसटी। सब लोगों को अपना सिस्टम आईएसटी के साथ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा। पीरियोडिक ऑडिटिंग मतलब मॉनिटरिंग होते जाएगा कि कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है ना। कहीं कहीं पे साइंटिफिक रिसर्च, एस्ट्रोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए थोड़ा एग्जामेशन भी दिया जाएगा। बेनिफिट क्या होगा? हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर है 5G, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग, नेविगेशन, पावर ग्रिड और ज़्यादा हाई प्रिसीजन अचीव करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कंप्लायंस और ज़्यादा एक्यूरेट होगा, फ्रॉड और ज़्यादा कम होगा। डिजिटल डिवाइस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क और ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होगा। स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ टाइम कीपिंग में, एविएशन है ना, जहाँ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत मैटर कर रहा होता है, टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स में हम और ज़्यादा अच्छा हो पाएंगे। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।